हाँ जी बच्चों, कैपिटल बजटिंग के लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑल कंसेप्ट तो कवर कर लिए थे। आज ही क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और कोशिश करेंगे कि आज ही हम लोग रिप्लेसमेंट डिसीजन वाला पोर्शन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर देंगे एटलीस्ट, ठीक है। आइए, सबसे फर्स्ट थिंग, हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें एक तो चाहिए होता है कैश आउटफ्लो और एक चाहिए होता है आपको कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं, बोलो बेटा। पीएटी प्लस हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप जोड़ देते हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो एक बार आप देख लेना, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में रिप्लेसमेंट डिसीजन को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन तुम्हारा गलत होने की संभावना कहाँ है, कैश इनफ्लो में ही है। कैश इनफ्लो में ही मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारा क्वेश्चन गया। कैश इनफ्लो में क्या होता है, मैक्सिमम तुम्हारा क्वेश्चन चला जाता है, मेनली वही खराब होता है। अब कैश इनफ्लो कैसे निकलता है, आपको पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या है तुम्हारा EBIT। इसमें से क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट क्या निकलता है, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम लेस क्या करते हैं, टैक्स, तो ये आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर है। इसमें डेप वापस क्या करते हैं, एड बैक, तो ये क्या आता है, कैश इनफ्लो। इसी प्रेजेंटेशन को हम हल्का सा क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट और मैंने यहां से क्या इंटरेस्ट भी हटा दिया, तीनों हटा दिए। ये क्या कहलाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, मैं अगर फिक्स्ड कॉस्ट जब यहाँ लेस कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूडिंग डेप, मतलब कि मैंने अभी तक डेप लेस नहीं किया है, तो फिर इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स, या अर्निंग बिफोर डेप एंड टैक्स। इसमें से अब मैं क्या लेस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर देंगे टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप जोड़ देंगे वापस, तो क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो। अच्छा, क्या मैं इस कैश इनफ्लो को ये बोल सकता हूं कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिफोर डेप है। मैंने डेप को क्या कर दिया, वापस ऐड बैक कर दिया ना। डेप लेस करने के बाद क्या कहलाता है, आफ्टर डेप, तो वापस ऐड बैक कर दूं तो इसका जो दूसरा नाम होता है ना, वो क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर डेप आफ्टर टैक्स। बिफोर डेप क्यों बोला, क्योंकि डेप हमने ऐड बैक कर दिया। आफ्टर टैक्स क्यों बोला, क्योंकि हम टैक्स लेस कर चुके हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन लिखा आता है कि हमारे हर साल के प्रॉफिट आफ्टर डेप बिफोर टैक्स, ये दे रखा होता है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर डेप, इसका मतलब क्या है, डेप लेस हो रखा है। बिफोर टैक्स का मतलब टैक्स घटा नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, टैक्स हटाएंगे, इसमें से टैक्स लेस करेंगे, इसमें वापस क्या कर देंगे, डेप ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि आफ्टर डेप का मतलब डेप लेस हो रखा है। इसमें पहले टैक्स लेस करके डेप वापस जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो। अच्छा, यही क्वेश्चन में दे रखा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप। अब इसमें क्या करेंगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप दे रखा है, तो क्या करेंगे बोलो, ये कैश इनफ्लो ही है। क्वेश्चन तुम्हें लैंग्वेज से क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई। और तुम्हें मैं एक बात और बोलता हूँ, प्लीज इसको ढंग से समझने की कोशिश करना, जितना समझ सकते हो। जितने भी हमारे कैश इनफ्लो होते हैं ना, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पीवी फैक्टर से। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं, ये सुनो, समझो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालने का लॉजिक क्या है, आज इन्वेस्टमेंट उसका लॉजिक ये है, मैंने देखो, ये तो कहने की बातें हैं कि
पैसा 1 साल बाद आएगा तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, ये सारी बातें कहने की है। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली आप समझना। पीवी फैक्टर का बेसिकली मतलब क्या है, क्यों पीवी फैक्टर पे निकालते हैं। हम एक बात करते हैं कि जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हम पैसा कहाँ से ला रहे हैं, इक्विटी से हम ला रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग से हम ला रहे हैं पैसा, डिबेंचर से हम ला रहे हैं पैसा, लोन से हम ला रहे हैं पैसा, प्रेफरेंस शेयर के। क्या इन सब पे कोई ना कोई कॉस्ट आती होगी, नहीं आती होगी। इन सबको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे मान लो इन सब की जो एवरेज या वेटेड एवरेज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ रही है ना, वो निकल के आ रही है 15%। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं सबसे फर्स्ट थिंग ये चाहूंगा कि जो मेरा कैश इनफ्लो है ना, ये मेरा नहीं है पूरा भैया। ये कैश इनफ्लो जो आएगा ये पूरा मेरा नहीं है। इसमें से फर्स्ट थिंग तो मुझे क्या करनी है, मेरी कॉस्ट क्या करनी है, कवर करनी है। मतलब कि अगर मैंने 1 रुपया बिजनेस में लगाया है और 15% की मेरी कॉस्ट आ रही है, तो मेरे पास में जो 1 ईयर के एंड में पैसा आना चाहिए वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1.15। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, याद ना, कैश इनफ्लो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पी फैक्टर। पी फैक्टर क्या होता है, 1 डिवाइड बाय रेट। जो ये रेट निकल के आ गई कितनी हो गई, 1.15। यस ना, हम तो यही कह रहे हैं ना, जो पैसा मेरे पास में फ्यूचर में आ रहा है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ उसको इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट से क्या कर रहा हूँ, उसके क्यूमुलेटिव फैक्टर से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब पी फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, बात तो एक ही है भाई। पी फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर दो या 1 में उसका डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15% जो मेरी कॉस्ट आ रही है ना, फर्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, मेरी कॉस्ट को रिकवर करना है। क्या करना है, मेरी कॉस्ट मुझे क्या करनी है, चार्ज करनी है। फर्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, मेरी कॉस्ट क्या करनी है, मुझे रिकवर करनी है। तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे फर्स्ट थिंग, अगर कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर के एंड में 10 लाख आ रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये सबसे फर्स्ट थिंग मैं क्या देखूंगा, ये जो 10 लाख है ना, ये सबसे फर्स्ट थिंग इसमें से मेरी कॉस्ट हटा दो। ये तो दूसरों का पैसा है, वो कॉस्ट हटा दो। इसमें से कॉस्ट आ रही है 15%, तो मैं 1 डिवाइड बाय 1.15 का डिवाइड करके मैं अपनी कॉस्ट हटा दूं कॉस्ट। तो इसके बाद में मैं क्या लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली क्या है, हमारी कॉस्ट जो आ रही है ना, उसको हटाने के बाद आ रही है। किसको आ रही है, कॉस्ट हटाने के बाद। कॉस्ट हटाने के बाद क्या आ रही है, बोलो, कॉस्ट को लेस करने के बाद आ रही है। क्योंकि 15% की तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दो या मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दो या मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न बोल दो, पहले उसको तो लेस करो, फिर देखो कि तुम्हारे पास कितना पैसा बच जाएगा। यस और नो। तो सर एक बात बताओ, आपने बहुत गलत चीज कर दी, क्योंकि आपने डिबेंचर और लोन का ब्याज जो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में है, समझ गए, उसको भी आपने यहां से भी हटा दिया, और ऊपर आपने क्या किया सर, उस इंटरेस्ट को भी क्या कर लिया आपने, लेस कर दिया। मतलब इंटरेस्ट का इम्पैक्ट तो सर आपने कितनी बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया। बोलो मैं सही बोला या गलत बोला, मैं एकदम सही बोला। मतलब कि जो हमने यहाँ इंटरेस्ट लेस किया वो लॉजिकली लेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले इंटरेस्ट को यहाँ पर भी लेस कर रहे हो, तो अपने कैश इनफ्लो निकालते समय इंटरेस्ट को आपने यहाँ पर भी लेस कर दिया, और सेकेंडरी आपने क्या किया, उसका इफेक्ट आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लेके दोबारा से उस पैसे की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। मतलब एक ही चीज के इफेक्ट को आपने कितनी बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया। समझे बात, नहीं समझे। तो लॉजिकली जो कैश इनफ्लो अब तक हमने निकाला उसको सही निकालते हैं। बताइए सही कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा सर। फिर कल वाला आज वाला, आपके 99.99% केस में इंटरेस्ट कभी दिया ही नहीं होता। और मुझे आज वही क्वेश्चन करवाने हैं जिसमें मुझे फर्स्ट थिंग क्या कैलकुलेट करवानी है, कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो कल हमने कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि जितने क्वेश्चन हमने कल किए थे उनमें कैश इनफ्लो क्वेश्चन में गिवन था। मैंने तो आपको सिंपल थिंग कही थी, कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप वापस क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। कल हमने इतना ही किया था कि सिंपल इनकम स्टेटमेंट बनाया होता है, उसमें डेप वापस क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि कैश इनफ्लो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं अपना लूंगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट लूंगा मैं कौन सा वाला, एक्सक्लूडिंग डेप्थ। सर डेप्थ क्यों नहीं लेस करे, करूंगा, 1 मिनट को करूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और मेरा ये कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कौन सा वाला है, कैश, क्योंकि मैंने अभी तक नॉन कैश आइटम को इसमें लेस
नहीं किया, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कौन सा वाला, कैश। कैश वाला है, ठीक है। इसमें से अब मैं क्या लेस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स। इसमें से हमने क्या लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट लेस नहीं किया, क्यों लेस नहीं किया, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट यहाँ लेस करते हो तो उसके दो इफेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इफेक्ट, आपने इंटरेस्ट यहाँ भी लेस कर दिया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली या पी फैक्टर निकाला या मिनिमम रिटर्न निकाला, आपने उसको वहां पर भी रिकवर कर दिया। टैक्स का फर्क नहीं है। देखो ये टैक्स का इम्पैक्ट यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, नो डाउट इसमें टैक्स आपका गलत निकल के आएगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं आपका, टैक्स का अमाउंट क्या निकल के आएगा, गलत निकल के आएगा, लेकिन जब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उसको चार्ज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो टैक्स का इफेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस किया हमने इसमें से टैक्स, ये आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें डेप वापस एड बैक, तो ये आ गया कैश इनफ्लो। लेकिन सही बात है, ये यहाँ पर जो टैक्स का अमाउंट निकाला है वो आपने क्या निकाला है, गलत निकाला है। क्यों गलत निकाला है, कारण बताओ मुझे, गलत क्यों निकाला है, क्योंकि सर इंटरेस्ट के अंदर जो टैक्स लगता, मतलब इंटरेस्ट से जो टैक्स सेविंग होता, वो तो आपने कंसिडर किया ही नहीं। तो एक बात बताओ, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना इंटरेस्ट की, वो कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। टैक्स पे तो निकालते हो, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकालते हैं ना, उस टाइम पर हमने टैक्स के इफेक्ट को वहां पर एडजस्ट कर दिया है। मान लो अगर मेरा लोन पे इंटरेस्ट 15% है, 30% मेरा टैक्स है, तो 1 माइनस 0.30, तो मैं अपनी कॉस्ट क्या चार्ज करूंगा, 10.5 तो चार्ज करूंगा ना। मतलब मैंने यहाँ पर ही क्या कर दिया, टैक्स के इफेक्ट को ले लिया जब मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली। तो याद करो, अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर किया था, किया ना सब बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर के अंदर हम सबसे फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, यहाँ पर टैक्स का इफेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर मैंने टैक्स इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे नहीं लिया, लेकिन उसके टैक्स का इफेक्ट यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो जब कॉस्ट ली तो वहां पर वो चीज क्या हो गई, एडजस्ट हो गई। समझ गए बात। तो अगर देखो 99.99% केस में इंटरेस्ट का इफेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल के अंदर जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट का इफेक्ट होगा। और ध्यान रखना, इंटरेस्ट को वहां पर चार्ज आपको नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट का पोर्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, तो उस चीज को वहां पर चार्ज नहीं करना है। गॉट द पॉइंट। यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। सबसे पहले आप 1 मिनट का पॉज लें, क्वेश्चन नंबर 10 आराम से पढ़ें और उसको सॉल्व करने की क्या करें, कोशिश करें। ये नहीं कि टीचर का वेट कर रहे हो कि टीचर सॉल्व करेगा, हम साथ साथ में सॉल्व कर लेंगे। गॉट द पॉइंट। मैं पॉज दे रहा हूँ 1 मिनट का। हाँ जी बच्चों, आई थिंक आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। आइए, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास में 2 मशीनरी है। फर्स्ट मॉडल है मोलिन और सेकंड मॉडल कौन सा है हमारे पास, स्कोडा। दोनों में से हमें क्या करना है बेटा, एक चूज करनी है। तो दोनों में से एक चूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, चूज कर लेंगे, लेकिन कौन सा चूज करेंगे, कौन सी चूज करोगे बोलो। तो आपको देखना है फर्स्ट थिंग कि क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया दे रखा है। क्वेश्चन में 2 क्राइटेरिया है, एनपीवी के बेस पे बता दो और दूसरा बता दो कौन सा, पे बैक पीरियड के बेस पे। डिस्काउंटेड पे बैक लिखा है या पे बैक लिखा है, पे बैक लिखा है, सिंपल पे बैक। तो बताइए मॉलिन में क्या दे रखा है, मैं मॉलिन की बात कर रहा हूं। मॉलिन में बताइए बेटा, ये है तुम्हारा मॉलिन। मॉलिन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाइफ है कितनी, 5 ईयर, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 लाख, और आफ्टर टैक्स एनुअल कैश इनफ्लोज का मतलब क्या है, आफ्टर टैक्स है सर, ये डेप जोड़ना पड़ेगा, डेप जोड़ने के बाद ही तो क्या निकलता है, कैश इनफ्लो। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ये कैश इनफ्लो ही दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो। सर मान लीजिए यहाँ बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो दे रखा होता तो सुनना मेरी बात, अगर आपको बिफोर टैक्स क्या दे रखा होता, कैश इनफ्लो, उसका मतलब ये होता है योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमने निकाला था ना, ये बिफोर टैक्स था। क्योंकि इसने वर्ड क्या बोला है, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। मैं बोल दूंगा अगर लिखा होता बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो, तो कैश तो यही है, यस। क्योंकि नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट हमने अभी तक किया नहीं है। तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है तुम्हारा, ये प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स है ना, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो।
लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि ये बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो है तो मैं क्या करता, मैं डेप लेस करता, फिर टैक्स लेस करता, देन डेप को वापस ऐड बैक करता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कैश इनफ्लो ही है। तो प्लीज कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा एनपीवी निकालना है। एनपीवी निकालने के लिए बताइए, सबसे फर्स्ट थिंग बताइए, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना, मैं क्या कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी फर्स्ट थिंग बताइए, आपका कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, मॉलिन कितने की है, सबसे फर्स्ट थिंग बताइए, मॉलिन है कितनी है, 22.50 लैक्स, ये हो गया कैश आउटफ्लो। अब बताइए कैश इनफ्लो कितना है, एक कॉलम आएगा ईयर का, एक कॉलम आएगा आपका अमाउंट का, एक कॉलम आएगा आपका पीवी फैक्टर का, और एक कॉलम आएगा प्रेजेंट वैल्यू का। किसका आएगा, प्रेजेंट वैल्यू का। देखो ईयर 1 2 3 4 5, मॉलिन तो 5 ईयर है, कितना अमाउंट है, फर्स्ट ईयर में 5 लाख, सेकेंड ईयर में 7,50,000, थर्ड ईयर में 10 लाख, फोर्थ ईयर में 9 लाख, और फिफ्थ ईयर में कितना है, सुनो मेरी बात, फिफ्थ ईयर में आपका जो स्क्रैप है ना वो भी तो वापस आएगा। तो फिफ्थ ईयर में अमाउंट कितना हो गया आपका, बोलो बेटा, फिफ्थ ईयर में हो गया 8,50,000 वो, प्लस 2 लाख का स्क्रैप, तो कितना हो गया 10,50,000। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, मैं वो सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, पीवी फैक्टर तो आप कर लोगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसकी आ गई, कैश इनफ्लो की, तो पीवीसीआई आ गया। और एनपीवी कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अच्छा इसमें एक तो आपने निकाल दिया क्या चीज, एनपीवी, और सेकंड क्या निकालना था इसके अंदर आपको, पे बैक पीरियड। बताइए पे बैक कब होगा, कितने रुपए आपके लगे, लगे कितने बोलो, फर्स्ट ईयर में 5 लाख आ गए, लगे 22,50,000, फर्स्ट ईयर में कितने आ गए बोलो, 5 लाख, सेकेंड ईयर में कितने आ गए, टोटल कितने हो गए 1250, थर्ड ईयर में कितने आ गए 10 लाख, तो आपका पे बैक कितना हो गया, 3 इयर्स का पे बैक हो गया। तो पे बैक कितना हो गया, 3 इयर्स। लेकिन सर उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको प्रेजेंट करने के लिए आप एक काम कर लेना, एक कॉलम और डाल लेना, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव, क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर में कितना हुआ 5 लाख, सेकेंड ईयर में कितना हुआ 12,50,000, थर्ड ईयर में कितना हो गया 22,50,000 हो गया, पे बैक कितना हो गया आपका 3 इयर्स। सेम तरीके से आप किस पे जाएंगे, स्कोडा, स्कोडा में आप एनपीवी और पे बैक निकालेंगे। और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि इवेल्युएट द प्रपोजल, पूछा गया है क्या, कौन सा चूज करना है, आप तो सबसे पहले पे बैक निकालेंगे और एनपीवी निकालेंगे दोनों का, और लास्ट में क्या पूछा गया है, विच मॉडल वुड यू रेकमेंड, कौन से बेस पे रेकमेंड करोगे, जिसका पे बैक जल्दी होगा उसको रेकमेंड करोगे, या जिसका एनपीवी ज्यादा होगा उसको रेकमेंड करोगे, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा। देख लेना एनपीवी ज्यादा किसका है, सबसे फर्स्ट थिंग तो आपको एनपीवी पे बैक निकालना है, और लास्ट में क्या कर लेना, देख लेना किसका एनपीवी क्या है ज्यादा है, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा वो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, रेकमेंड तो कर दोगे आप लोग, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है ऊपर, वो आपका क्या रहेगा, प्यार के 2 अक्षर HW लिख लेना, वो आपको होमवर्क करना है। होमवर्क का मतलब करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि डोंट ट्राई दिस एट होम, ये करने हैं आपको। 22, PR इंजीनियरिंग कंपनी है, वो 2 मशीन हैं, उनमें से किसी एक को चूज करने का सोच रही है, और दोनों ही मशीनें क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मशीन है आपके पास में, मशीन MX और सेकंड है MY। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या दे रखी है आपको, 8 लैक्स, तो ये तो आ गया आपके पास में कैश आउटफ्लो कितना 8 लैक्स। लाइफ दे रखी है 6 ईयर, स्क्रैप दे रखा है 20,000, और क्या दे रखा है, एस्टिमेटेड नेट इनकम बिफोर डेप एंड टैक्स, मतलब डेप नहीं लेस हुआ, टैक्स नहीं लेस हुआ। तो इसके लिए आप सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, आप सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, और कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे, आपको दे क्या रखा है, बिफोर डेप एंड टैक्स, तो ये है प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स आपके पास में।
फर्स्ट थिंग क्या लेस करेंगे, डेप्रिशिएशन। देखिए बताइए डेप कितना है आपका, 8 लाख क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 लाख की मशीन है, 6 ईयर की लाइफ है और 20,000 का स्क्रैप है। बताओ फटाफट कितना हो जाएगा। 40 में तो डेप निकालो, 8 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 6 ईयर, 1,30,000। तो डेप आ जाएगा 130, सब में कॉमन रहेगा। अच्छा ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर देना बेटा इसमें से क्या, टैक्स 30%। लेस आ जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, उसमें डेप वापस ऐड बैक कर देना। ये क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में, कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, कैश इनफ्लो। सर एक बात बताइए, एक मैं आपको फर्स्ट ईयर में बात करते हैं फिर मैं आपको बात करता हूँ। प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स कितना है फर्स्ट ईयर में, 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000 में से 1,30,000 लेस करना 120। इसमें टैक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30% लेस करना 84। डेप वापस ऐड बैक करना, 2,14,000। कितना है 1,30,000, कितना है 2,14,000। 2,14,000। क्या इसको शॉर्टकट में किया जा सकता है, शॉर्टकट। डेप हमने पागलों की तरह लेस किया और ऐड किया, तो इफेक्ट क्या है, बेसिक इफेक्ट तो डेप पे लगने वाले टैक्स का ही इंपैक्ट है, क्योंकि डेप नॉन कैश आइटम बट इट विल सेव योर टैक्स अमाउंट। तो डेप कितना टैक्स अमाउंट बचा देगा बताओ, डेप कितने का है बोलो, 1,30,000 का आपका डेप्रिसिएशन है, क्या है ये, कितना टैक्स आपको सेव करवा देगा बोलो, 30% टैक्स बचा देगा। देखना कितना अमाउंट निकल के आता है, बोलो भाई डेप कितना है आपका, 1,30,000 का डेप है, 30% ही आपको टैक्स बचा देगा, कितना निकल के आता है 39,000। यस और नो, इतना तो आपको टैक्स बचा देगा। तो सर फिर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, एक काम कर लो, 2,50,000 में एक बार टैक्स लेस कर दो, कितना टैक्स लेस कर दो 30%, कितना निकल के आता है 1,75,000। और इसमें जो ये डेप पे जो टैक्स बच रहा है 39,000 की, वो वापस ऐड बैक कर दो, तो ये आ जाएगा 2,14,000। लेकिन इससे कोई ज्यादा टाइम बचने वाला है क्या, कोई टाइम तो बचना नहीं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बेमतलब का तुम क्या होगे, कंफ्यूज होगे, कुछ भी टाइम सेव होने वाला नहीं है। हाँ इतना टाइम बच जाएगा कि आपको बार बार 130 लेस नहीं करना, आपको ये जानना है कि 1,30,000 हर साल क्या रहेगा कांस्टेंट, वो भी कब, अगर एसएलएम हो तो। डब्ल्यूडी में तो आपका हर साल टैक्स का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेप का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, समझ गए ना। तो डेप का अमाउंट तो अगर कांस्टेंट है ना, तो आप शॉर्टकट ट्रिक ले सकते हो कि सीधा आपने क्या लिया, प्रॉफिट बिफोर, ये लिया प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स लिया, इसमें डायरेक्ट आपने टैक्स क्या कर दिया, लेस कर दिया, और इसमें इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड। क्या बोलते हैं, टैक्स शील्ड का मतलब टैक्स सेविंग ऑन डेप, वापस जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कैश इनफ्लो। लेकिन ये मेथड कब काम आएगा, जब डेप आप एसएलएम पर क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, लेकिन ठीक है कोई आपके 10-20 सेकंड क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आना। अच्छा कैश इनफ्लो आ जाएगा, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है पेबैक, हो जाएगा पेबैक, क्वेश्चन में निकालना है आपको एनपीवी, और लास्ट बोलता है कि कौन सा बेस्ट है, जिसका एनपीवी क्या होगा, हाई होगा, दैट विल बी योर बेस्ट ऑप्शन, जिसका एनपीवी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसी को बेस्ट माना जाएगा। इसमें कोई डाउट, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि जो 20,000 का स्क्रैप का अमाउंट है ये वाला क्या कर देना, लास्ट ईयर के अंदर क्या करना, ये जो 6th ईयर का कैश इनफ्लो निकल के आएगा ना, उसमें क्या करना 20,000 ऐड कर देना, रीजन बीइंग वो कैश इनफ्लो का पार्ट है। ये छोटी मोटी मिस्टेक है जो बच्चे एग्जाम में कर देते हैं। क्लियर, यस और नो, गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपके एग्जाम में काफी टाइम क्या हो रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 23 फटाफट सॉल्व करते हैं। 23 पे आइए, क्या कहता है 23, अ हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज ए डायग्नोस्टिक मशीन, हम एक मशीन खरीदने का सोच रहे हैं जो कितनी की है 80,000। बताओ मेरे कितने गए, बोलो, मेरा कैश आउटफ्लो कितना गया, कैश आउटफ्लो गया मेरा कितना 80,000, ठीक है। लेकिन क्या कहता है, प्रोजेक्ट की लाइफ 8 ईयर है और सैलवेज कितना है 6,000, तो बताना मेरा स्क्रैप कितना हो जाएगा 6,000।
दे रखा है, तो मेरा डेप कितना हो जाएगा हर साल का? 80,000 माइनस 6,000 अपॉन लाइफ कितनी है? 8 ईयर्स। 250। 9250 का मेरा हो गया डेप का अमाउंट। आगे आइए, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इस मशीन को चलाने में हर साल खर्चा कितना आएगा? 7,500 खर्चा आएगा। और ये मशीन हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगी? कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी बोलो? 40,000। 40,000 का रेवेन्यू क्या करेगी? जनरेट करेगी। बताइए कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? कैश इनफ्लो बोलो। 40,000। रेवेन्यू कितनी? सेल्स 40,000 माइनस करो इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितने हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आपके बोलो बेटा? 7,500। इसमें से क्या लेस कर दिया मैंने? डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन आपका? 250। 9250 लेस करके बताओ कितना आ रहा है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें मैं क्या लेस करूंगा? टैक्स। और वापस क्या ऐड कर दूंगा? मेरा डेप्रिसिएशन का वापस अमाउंट जोड़ दूंगा। ये आ जाएगा मेरा कैश इनफ्लो। डेप कितना है? 9250। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 23,250। टैक्स दे रखा है? नहीं दे रखा हो किसी क्वेश्चन में तो 30% एज्यूम कर लिया करो। नहीं दे रखा हो तो ऑलवेज एज्यूम 30%। 30% लेस करो। 16,275। इसमें वापस 9250 ऐड कर दो। 25,525। 25,525 का कैश इनफ्लो हर साल आएगा? यस और नो? बताओ इस प्रोजेक्ट को लगाऊं या नहीं लगाऊं? चेक करते हैं, चेक करें। बताओ कैश इनफ्लो कितना आएगा हर साल? 25,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे? 25,525 हर साल आएगा। कितने साल तक आएगा? नेक्स्ट 8 ईयर तक। अगर ये अमाउंट सेम है तो मैं क्या कर लूंगा? क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर उठा लेना। क्या रेट पे? क्वेश्चन में कौन सी रेट दे रखी है? नहीं दे रखी है तो 10% ले लिया करो। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया कि अगर ये चीजें नहीं हो तो पी फैक्टर 10%, टैक्स 30%। मल्टीप्लाई करो, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालो। कितने साल का? 10% का निकालो। कितने साल का निकालना है? फॉर 8 ईयर्स का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना निकल के आ रहा है? 8 ईयर्स का 10% पर 5.3349। 5.3349। अब सुनो मेरी बात, प्लस स्क्रैप भी वापस आएगा। कितना स्क्रैप वापस आएगा बेटा तुम्हारा? 6,000 का स्क्रैप है। ये किस साल वापस आएगा? 8th ईयर आएगा ना। तो मुझे 8th ईयर का चाहिए क्या? पीवी फैक्टर। बताओ 10% की रेट पर 8th ईयर का पी फैक्टर कितना है? 0.4665। 0.4665। ये तो आएगा तुम्हारे पास में क्या बेटा? जोड़ोगे इसको, ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस कर देना क्या? कैश आउटफ्लो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इस प्रोजेक्ट का एनपीवी। चेक करके बताइए कितना आता है? 972। ये आ रहा है 1,30,000 कितना? 972। और आउटफ्लो कितना था मेरे पास में? क्वेश्चन की देखिए 80,000 की आउटफ्लो था, तो कितना एनपीवी बच जाएगा मेरे पास बेटा? 58,972 का एनपीवी आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन आगे सुने, ये कहते हैं कि अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये काम है हमारा डायग्नोस का, ये सारा काम हम क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं। वहां से हमें 12,000 रुपए हर साल आते हैं कमीशन के, आफ्टर टैक्स। मतलब टैक्स वैक्स सब एडजस्ट कर दो तो मेरे पास कितने आते हैं? बराबर। लेकिन अगर मैं खुद मशीन लगा लूंगा तो फिर वो आना पैसा बन जाएगा। तो फिर वो ये कमाने के लिए मुझे वो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ वहां पर मैं कितना कमा लेता हूं? अगर मैं कमीशन की बात करूं तो मैं हर साल कितना कमीशन कमाता हूं? 12,000। तो अगले 8 ईयर तक मैं 12,000 के हिसाब से कितना कमीशन कमा लूंगा? मल्टीप्लाई बाय 5.3349 कितना आ रहा है? 64,119 रुपए। 64,019। 119 है 19? 19। ढंग से बोलना भी नहीं आता। अब मुझे बताओ मशीन लाएंगे, इतना फुल फ्लैश काम करेंगे तो कितना आएगा? 58,972। और सीधा कमीशन खाऊं तो कितना बच जाता है? 64। तो बताइए क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कहता है वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल। क्या हॉस्पिटल के लिए प्रॉफिटेबल होगा क्या? नो। नो मीन्स नो। लिख देना इट विल बी नॉट प्रॉफिटेबल टू ऑप्ट फॉर बाइंग अ मशीन इंस्टेड ऑफ गेटिंग द कमीशन। समझ गए बात? हो जाएगा यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में
हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या गिवन है। अच्छा 26 भी एक लेंथी क्वेश्चन है, मैं कंप्लीट लेंथी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, अदरवाइज जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है प्लस माइनस तो आप घर जाके कर सकते हैं। 26 में कहता है कि एक कंपनी है, एक कोई इक्विपमेंट लाने का सोच रहे हैं। इस इक्विपमेंट के अंदर कितना कैश आउटफ्लो होगा हमारा, 6 लाख। और ये मैंने आपको बताया था कि कैश आउटफ्लो कहाँ कहाँ होता है, प्लांट एंड मशीनरी में, मतलब कि जितने भी फिक्स एसेट्स है वहां होता है। कहाँ होता है, फिक्स एसेट्स में। देखिए बताइए कितना कैश आउटफ्लो है तुम्हारा, 6 लाख, और वर्किंग कैपिटल पे कितने गए आपके, 80,000 के, तो कैश आउटफ्लो हो गया तुम्हारा 6,80,000। अब मुझे चाहिए क्या, कैश इनफ्लो। इसके लिए बोलता है कि लाइफ है प्रोजेक्ट की 5 साल, डेप आपको एसएलएम पे लगाना है, और बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो बता दो। अब इसका मतलब क्या है, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, समझ गए। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि ध्यान रखना, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, ये है प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स। तो क्या लेस करोगे, आइए सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे आप, प्रॉफिट बिफोर, समझ गए ना, ये बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो है, तो ये क्या है मेरे पास, ये है प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स। कितने साल है, 1 2 3 4 और 5। बताइए कितने दे रखे हैं, निकाल लेंगे ना आप। इसमें से बताइए डेप कितना हो जाएगा हर साल, 1,20,000। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर देंगे क्या, टैक्स, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, पीवी फैक्टर से। हाँ जी, सॉरी, इसमें वापस डेप जोड़ देना एक बार, डेप ऐड कर देना, क्या आ जाएगा तुम्हारा कैश इनफ्लो, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, से क्यूमुलेटिव से कर दें। अरे हर साल क्या है, अलग है ना, अगर सेम होता कांस्टेंट होता तो मैं क्या करता, क्यूमुलेटिव उठा लेता। मल्टीप्लाई कर देना, इसका सम निकाल लेना, क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, 80,000 का जो वर्किंग कैपिटल था वो वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा, किस साल में आएगा, 80,000 का वर्किंग कैपिटल पे जो आपने 80,000 लगाए थे वापस आएगा नहीं आएगा। ये वर्किंग कैपिटल हमेशा मानते हैं कि 100% क्या हो जाएगा, रिलीज। इसको मल्टीप्लाई करना किससे, पीवी फैक्टर ऑफ 8th ईयर के पी फैक्टर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा। इसमें से कैश आउटफ्लो बेटा क्या कर देना, माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और कैश आउटफ्लो कितना था हमारे पास, 6,80,000। अब क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है, पेबैक या डिस्काउंटेड पेबैक, डिस्काउंटेड किस पे निकलेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपके पास में निकल के आएंगे ना अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यूज, उसे निकलेंगे, समझ गए। और सिंपल पे बैक भी निकालना है, एनपीवी भी निकालना है, और आईआरआर निकालना है। अब देखो आईआरआर कैसे निकालोगे, ये कैलकुलेशन करते समय आपने क्या किया था, अपने कैश इनफ्लोज को मल्टीप्लाई किया था पी फैक्टर कौन सी रेट वाले से, क्वेश्चन में देखा था 12%, तो ये आपने निकाले हुए हैं कौन सी रेट पर, 12% पर। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, जो आपके कैश इनफ्लो थे ना, फर्स्ट ईयर के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के और फिफ्थ के, उनको आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, कैश इनफ्लो उठा के उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कौन से पीवी फैक्टर से, एक हायर पीवी फैक्टर से, वहां से क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। इसमें ध्यान रखना लास्ट ईयर वाले में वो 80,000 वर्किंग कैपिटल के भी क्या करने हैं, ऐड करने हैं, बच्चे भूल जाते हैं। अब पी फैक्टर कौन सा उठाओगे, हायर। अब हायर कौन सा लूं मैं, क्वेश्चन में 12 भी है, 14 भी है और 15 भी है। मैं 12 पे तो मैं निकाल चुका हूं, अब हायर पे निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको 15 पे उठा लूंगा। उठाने के बाद में ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, इसमें से कैश आउटफ्लो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एनपीवी। अब हो सकता है ये एनपीवी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद में क्या करोगे आप, बोलना कि 12% से ऊपर है, और 15 और 12 के बीच में, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। एनपीवी लेना कौन सा वाला, 12 वाला। इसको कहां लेके जाना है, जीरो, तो जीरो को लिखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर क्या कर देना, एनपीवी लेना एट 12%, माइनस कर देना एनपीवी एट द रेट ऑफ 15%। इसको यहां पुट कर लेना, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या चीज निकल के आ जाएगा, तुम्हारा आईआरआर। इसको हम बोलते हैं टेक्निक ऑफ इंटरपोलेशन। गॉट द थिंग। 27 और 28 हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए।
और ये 29 मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन ए पार्ट नहीं, इसका बी पार्ट। किसका? ए पार्ट तो आपका क्या रहेगा, होमवर्क। इसका बी मैं सॉल्व कराऊंगा। सब पार्ट नहीं कह रहा हूं, इसमें प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। तो प्रोजेक्ट जो ए है ना, वो आपका क्या रहेगा, होमवर्क। प्रोजेक्ट बी मैं यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं आपको। प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन आप होमवर्क करेंगे, प्रोजेक्ट बी मैं करवा रहा हूं। अच्छा, करना क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एनपीवी निकालना है और आईआरआर निकालना है। ये बोलता है स्टेट द रीजन विच प्रोजेक्ट वुड यू रेकमेंड और एक्सप्लेन द इनकंसिस्टेंसी इन रैंकिंग ऑफ टू प्रोजेक्ट। थर्ड पोर्शन को तो भले आप काट देना, क्योंकि अब तो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछते ही नहीं है कि इनकंसिस्टेंसी का रीजन क्या है। क्योंकि देखो वैसे भी 50 मार्क्स का एफएम है, जिसमें आजकल तो ये कैपिटल बस्टिंग भी है। 5 और 6 मार्क्स में पूछ के क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। 8 मार्क्स तो मैक्सिमम है। लेकिन इनकंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा कंसेप्चुअली आपको डिटेल में उसको डालना पड़ेगा, जितना हमारे एग्जाम में पूछता भी नहीं है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट तो काम की नहीं है। हाँ, इसकी बाकी 2 रिक्वायरमेंट है, मैं करवाऊंगा। लेकिन ए आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट ए मैं करवा रहा हूँ आपको। क्या प्रोजेक्ट बी? बी पे आना क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। टू फर्म है, द फर्म एंटिसिपेट इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 10%, एंड नेट आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या है? डेप को एडजस्ट करना है, ये एडजस्टमेंट हो रखा है। आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? डेप ऐड करने के, ये कैश इनफ्लो है, इनका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ये फाइनल कैश इनफ्लो है। बताइए, प्रोजेक्ट ए पे आते हैं। मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। बताइए कैश आउटफ्लो कितना है? कैश आउटफ्लो दे रखा है रुपीज इन 000 थाउजेंड्स में, और माइनस का मतलब क्या हो गया, जा रहे हैं। तो कैश आउटफ्लो कितना है, 5 लाख गया। अब बताइए कैश इनफ्लो कितना है? 55,000। फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बताइए फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है? 85,000। प्रोजेक्ट बी की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। 4,80,000। सेकंड ईयर में 1 लाख, थर्ड ईयर में 70,000, थर्ड ईयर में 30,000 और फोर्थ ईयर में 20,000। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें कोई वर्किंग कैपिटल का पैसा वापस आ रहा है, कोई स्क्रैप है? होता तो उसको लास्ट ईयर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है आपको इसको किससे, पीवी फैक्टर से। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, एनपीवी। लेकिन इस क्वेश्चन में एनपीवी निकालना है, वो तो निकल जाएगा। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, आईआरआर। तो आईआरआर निकालने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, दोबारा से कैलकुलेशन करूंगा। लेकिन वहां पर मैं पी फैक्टर कौन से लेके चलूंगा, कैश इनफ्लो तो मेरे वही रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कैश इनफ्लो तो क्या रहेंगे, 4,80,000, 1 लाख, 0.7 लाख, 0.30 लाख और 0.20 लाख। लेकिन यहाँ पी फैक्टर कौन से आ जाएंगे, हायर पी फैक्टर। देखो क्वेश्चन में हायर और लोअर कौन से दे रखे हैं। ये बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है, तो यहाँ पर तो मैं पी फैक्टर लूंगा कौन से वाले। लेकिन क्वेश्चन में 2 डिजिट में दे रखे हैं, तो बेटा दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन की बात मान लेना। और आपने अगर अपने हिसाब से निकाले तो गलत हो जाएगा आंसर तुम्हारा, मुझे मत बोलना। और यहाँ पर पी फैक्टर कौन से लेंगे हम लोग, हायर वाले। हायर कितना है, 20%। 20% पे पी फैक्टर कितने दे रखे हैं, 0.83, 0.69, 0.58, 0.48 और 0.41। ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। इसका एग्रीगेट निकाल लेना। और एनपीवी कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। लेकिन एक एनपीवी हमने निकाला है किस पे, 10 पर, और एक एनपीवी हमें निकालना है किस पर, 20 पर। निकाला आपने 10 पे एनपीवी कितना आ रहा है बोलो। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट में एनपीवी कितना है आपका, 6,05,000। एनपीवी एनपीवी 1,05,000। 1,05,100 रुपए अप्रोक्स। और सेकंड में एनपीवी कितना है आपका, 30,600। 30,600। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी ना, तो ये 20 में नेगेटिव हुआ ना बात। हम हमेशा क्या बोलते हैं, 10 और 20 का इंटरपोलेट कर लेंगे, एक पे पॉजिटिव है, एक पे क्या है। अब क्या करें ना, तो दोनों भी पॉजिटिव है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 25% या 30% की कोई नई रेट लेके इंटरपोलेट करूं, 25 पे 30 मत करना, जो है उसी पे निकाल लेंगे।
एक बात बताइए, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ये 10 और 20 के क्या है, बीच में है। सर ये बीच में नहीं है, ये 20 से क्या है, 20 से ऊपर है। लेकिन एक बार मान लो कि ये 10 और 20 के बीच में ही है, मान लो ना एक बार, मैं एक बार मान लेता हूं ये 10% से ऊपर है और 20% और 10% के कहीं ना कहीं बीच में मैंने मान लिया, ठीक है। 10 पे आपका एनपीवी कितना था, 105100, जिसको कहां लेके जाना है, जीरो पे। तो जीरो लिखने का लॉजिक ही नहीं है। लेकिन हुआ ये कि 10,05100 से कहां पहुंच गया, 30600। माइनस नहीं हुआ, इस बार पॉजिटिव में ही है। आप डायरेक्ट इसी को इंटरपोलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा ना बेटा, कितना निकल के आता है आंसर, 24.10% के अप्रोक्स आ जाएगा। सर ये एग्जैक्ट आईआरआर है, एग्जैक्ट आईआरआर नहीं निकल सकता। क्वेश्चन में जो हम आईआरआर निकालते हैं ये एग्जैक्ट नहीं है सर, अप्रोक्स, ये अप्रोक्स भी नहीं है, ये फर्जी आईआरआर है। सर फर्जी क्यों बोल रहे हो, अरे एग्जैक्ट आईआरआर निकालने के लिए मुझे पता है क्या करना पड़ता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, हर जगह का एनपीवी निकालना पड़ता है। फिर नियरेस्ट पॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ता है, उसको इंटरपोलेट करना पड़ता है, तब एग्जैक्ट निकलता है। इसको आप एक्सेल पे तो सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, लेकिन एग्जाम में हमारे पास में कोई एमएस एक्सेल नहीं है कि मैं फॉर्मूला लगा के बैठ जाऊं। तो वहां पर मैं यही वाला निकाल के आऊंगा, मैं बोलूंगा 10 पे पॉजिटिव, 20 पे पॉजिटिव, दोनों का इंटरपोलेट कर दो, वो जो आंसर आएगा वो 20 से ऊपर आपका अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस केवल क्या था, ये बताना कि 10 और 20 अगर दोनों पे क्या है, पॉजिटिव है, इन दैट केस क्या सॉल्व किया जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब इस पैटर्न में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30 है, वो होमवर्क रहेगा। 30 के बाद में 31 हम कर चुके हैं, 33 मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 34। अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 2 से 3 बार क्या हो रखा है, रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 2 to 3 टाइम्स क्या है, एग्जाम में रिपीटेड है। प्लीज इसको पहले रीड करें और बिना टीचर की हेल्प के वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन करना क्या करें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ बेटा। कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन ए मशीनरी एंड वुड कॉस्ट 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 में मेरे कितने रुपए गए, 50,000। देखो मैंने क्या किया, -50,000 कर दिया, 50,000 गए, -50,000 कर दिया। आगे क्या बोलता है, इसमें हर साल कैश इनफ्लो कितना आएगा, 18,000 आएगा 3 साल तक। इफ कंपनी ऑप्ट टू सर्विस अ पार्ट, आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि आप अपने एक पार्ट को सर्विस करवा लो, तो फर्स्ट ईयर में 10,000 आपके और जाएंगे। लेकिन इससे थर्ड ईयर में मशीन का स्क्रैप कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। हाउ एवर कंपनी चाहे तो इसको सर्विस ना करवा के पार्ट को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। लेकिन कब रिप्लेस करना है आपको, सेकेंड ईयर में। इसमें कितने रुपए आपके लगेंगे, 15,400। लेकिन इसका फायदा होगा कि फोर्थ ईयर में आपकी मशीन और चलेगी और फोर्थ ईयर में भी आपको 18,000 और मिलेंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन 1 क्या है मेरे पास में, ऑप्शन 1 है सर्विस, और ऑप्शन 2 क्या है मेरे पास में, सर्विस ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, उस पार्ट को रिप्लेस भी कर सकता हूँ। अच्छा पीवी फैक्टर देखना क्या रेट पे दे रखे हैं, 10% पर। फर्स्ट थिंग बताइए कि अगर सर्विस पहले में चलता हूँ तो मशीन कितने साल चलेगी, चलेगी 3 साल चलेगी। 3 साल में मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 18,000 मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, क्योंकि 18,000 हर साल सेम है। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर किसका, 10% का फॉर 3 इयर्स, कितना होता है देखना, 2.4868, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इसके अंदर ये कहता है कि भैया सर्विस कराओगे ना तो आपके कितने रुपए जाएंगे, 12,500 आएंगे या जाएंगे, तो मैंने माइनस कर दिए, 12,500 रुपए लगेंगे ना सर्विस पर, 10,000 लगेंगे। सर्विस पे कितने रुपए हैं, 10,000 है सर्विस पर, तो 10,000 रुपए लगे मेरे सर्विस पे। आ रहे हैं जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जाएंगे तो पी फैक्टर कितना आ जाएगा, 0.909। लेकिन अगर इस मशीन को अगर आप थर्ड ईयर के एंड में क्या कर दोगे, बेच दोगे, तो क्या आएगा, स्क्रैप आएगा 12,500 का। कब आएगा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर के एंड में पी फैक्टर कितना होता है, 0.909, 826 और 751, तो मल्टीप्लाई कर देना 0.751 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एनपीवी। क्या आ जाएगा,
सो इसको आपने प्रेजेंट नहीं किया मत करना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 4 नंबर के 5 नंबर के, इनमें प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए आईसीए को। आप इसके अंदर उठाएंगे तो सेम क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आईसीए ने इसी तरीके से दे रखा है, क्योंकि 5 मार्क्स में प्रेजेंटेशन पे बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा टू द पॉइंट बताओ, -50,000 में जा रहे हैं, प्लस 18,000 का मल्टीप्लाई कर दिया क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से, फिर 10,000 सर्विस पे जा रहे हैं, फिर 12,500 का स्क्रैप आ रहा है, ये एनपीवी आ जाएगा। ऑप्शन 2 क्या है मेरे पास में, मैं सर्विस ना करवा के क्या करवा सकता हूँ, रिप्लेस। रिप्लेस कब होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में? सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में आपके 50,000 गए मशीन की कॉस्ट, लेकिन अगर आप सर्विस ना करवा के रिप्लेस करवाते हैं ना, तो ये मशीन कितने साल चल जाएगी, 4 साल चल जाएगी, यस और नो। और 4 साल तक कितने रुपए आएंगे, 18,000। तो 18,000 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, लेकिन कौन सी रेट का, 10% का, कितने साल का, 4 इयर्स का। देखना 4 इयर्स पे क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना होता है, निकल जाएगा। लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 1699। अच्छा, इसमें आप जब इसको रिप्लेस कराओगे ना तो कितने रुपए लग रहे हैं आपके, 12,500 लग रहे हैं रिप्लेसमेंट पर, या सॉरी 15,400 रिप्लेसमेंट पे लग रहे हैं, 15,400, लेकिन कब लगेंगे, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। 0.909826 0.826 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, 4th ईयर में जो मशीन का स्क्रैप होगा ना वो कितना होगा, 9,000 होगा। तो इसमें 9,000 वापस क्या करना बेटा, प्लस कर देना। लेकिन 9,000 को मल्टीप्लाई किसे करोगे, 4th ईयर के पी फैक्टर्स कितना होता है, 0.909,826, 751 और 683, 0.683 निकल जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, एनपीवी। क्या आ जाएगा, एनपीवी। गॉट द पॉइंट, हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, ये बताने के लिए कि प्रेजेंटेशन हर जगह जरूरी नहीं है। कई बार आप एक सिंपल तरीके से भी सॉल्यूशन ले सकते हो, लेकिन अगर ये 5 मार्क्स का है तो, और ये अगर 8 मार्क्स का होगा तो आपका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा बेटा, 35, क्वेश्चन नंबर 35 में मैं क्या सिखाने वाला हूँ, मैं आपको केवल कैश इनफ्लो निकालना सिखाने वाला हूँ। 35 में मैं क्या सिखा रहा हूँ, केवल आपको कैश इनफ्लो निकालना। बाकी क्वेश्चन में पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना वो लोग आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना। 35 पढ़ना स्टार्ट करें, बताओ 35। केवल मैं कैश इनफ्लो बताऊंगा, समझना। ये कहता है कि एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज ए न्यू मशीन। जो काम अभी हम लेबर से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, लेबर से। 2 अल्टरनेटिव है, ए और बी, और इनमें आपको निकालना क्या है, पेबैक पीरियड निकालना है और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको बोलते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। देखो कुछ भी निकलवा लो, आईआरआर निकलवा लो, एनपीवी निकलवा लो। बेसिक कैलकुलेशन जो है कैश इनफ्लो की वो मुझे करनी पड़ेगी, बाकी जो आपको क्वेश्चन बोले वो आप निकाल देना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मशीन की लाइफ है 5 साल, कॉस्ट है कितना, 80,000। सबसे फर्स्ट थिंग बताओ मुझे, डेप निकालोगे, डेप कितना आ जाएगा बोलो, 80,000, लाइफ कितनी है 5 साल, स्क्रैप कितना है बोलो, 8,000। स्क्रैप दे रखा है ना आपको 8,000, कितना दे रखा है स्क्रैप, स्क्रैप है 8,000, लेकिन ढंग से पढ़ो, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी जो काम लेबर करता है ना, लेबर कुछ वेस्टेज करता है, लेकिन ये काम मशीन से करेंगे तो वो वेस्टेज होना कम कर देगा, बंद हो जाएगा। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, और आपको पता है पैसा बच गया, दैट विल बी पार्ट ऑफ कैश इनफ्लो। तो ये कैश इनफ्लो है मेरे भाई, ये डेप्रिसिएशन नहीं है तुम्हारे मशीन की कॉस्ट वाला, तो डेप है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो स्क्रैप नहीं है, स्क्रैप नहीं, इसका मतलब सीधा निकालो डेप कितना है, 16,000 का डेप आ गया। ये बता दो, बी अपना कर लोगे। यस सर। अच्छा बताइए, अगर ये मशीन लेके आते हैं तो मशीन की कॉस्ट 80,000 आ गई, डेप आ गया आपके पास में। अगर मशीन लेके आते हैं तो मशीन का मेंटेनेंस होगा, मशीन पे इंडायरेक्ट मटेरियल लगेगा, मशीन पे सुपरविजन होगा। लेकिन मशीन लेके आते हैं तो स्क्रैप बच जाएगा, और मशीन लेके आते हैं तो कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, जिस लेबर को हम निकाल देंगे तो वो पैसा भी बच जाएगा। कितना बच जाएगा बताइए, आपकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी। एक तो स्क्रैप बच जाएगा कितना, 40,000। 8,000 का, और वेजेस बच जाएगा आपका कितना, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना, 72,000 का ये बच गया। तो टोटल सेविंग कितनी होगी, 80,000 की। लेकिन मशीन लाएंगे तो सेविंग तो अच्छी बात है, मशीन लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा बोलो,
मशीन लाएंगे तो उस पर एडिशनल खर्चे कौन कौन से होंगे? मेंटेनेंस मेंटेनेंस पर मंथ दे रखा है, 6,000 मेंटेनेंस हो गया कितना? 6,000 का। मेंटेनेंस के बाद में इनडायरेक्ट मटेरियल कितना? 2,000 ये हो गया। सुपरविजन दे रखा है पर क्वार्टर, तो सुपरविजन कितना हो गया पर क्वार्टर के हिसाब से? 12,000। 20,000 और एक आ जाएगा तुम्हारा डेप्रीशिएशन कितना? 16,000। ये लेस कर दोगे, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर देना, कितना टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में? 50% लेस कर देना, ये आ जाएगा प्रॉफिट। इसमें डेप वापस ऐड बैक कर देना, क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो। जो हर साल क्या रहेगा? सेम रहेगा। जिस तरीके से आपने किसका निकाला, ए का निकाला ना, उसी तरीके से आप किसका निकाल लेना? बी का निकाल लेना। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे वो निकाल देना। और अगर ARR पूछा है तो एक बार ऐसे ही आपको याद दिला रहा हूँ, ARR का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि ARR ही एकमात्र कंसेप्ट है जो किस पे निकलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकलता है। बाकी सब कैश इनफ्लो पे निकलते हैं, डिवाइड बाय आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आना। सर 36 में क्या निकालना है? 36 में मेन चीज वही है, कैश इनफ्लो निकालना। पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तो IRR आप निकाल लोगे, मेन थिंग क्या है? कैश इनफ्लो निकालना। तो कैश इनफ्लो निकालना सिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36 में। आइए क्या कहते हैं 36। हम एक प्रोजेक्ट लगाने का सोच रहे हैं जिसमें कितने रुपए जाएंगे? 300 लाख। और ये कहता है कि अगर हम इसको बैकवर्ड एरिया में लगाते हैं तो गवर्नमेंट से हमें 15 लाख की कैश सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब गवर्नमेंट आपको ऑन द स्पॉट आपको 15 लाख रुपए दे देगी सब्सिडी के तौर पे। तो मतलब कि मेरे गए कितने? 300 लाख गए, 15 लाख की सब्सिडी आ गई, तो मेरा नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ? 285 लैक्स आगे। इसके अलावा 20% आपका टैक्स माफ हो जाएगा। देखना वैसे टैक्स कितना है? 35%। 20% माफ हो जाए तो टैक्स लगेगा 15%। यस और नो? अरे गधो नहीं, 35 का ही तो मेरा टैक्स है। 35 का 20% क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। तो मेरी टैक्स रेट क्या लगेगी? 28 35% लगती थी, लेकिन अब कितनी लगेगी? 35% का भी 80% लगेगी। 20% तो गवर्नमेंट माफ कर देगी, तो टैक्स रेट कितना हो गया? 28%। आगे बढ़े। ये कहता है प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ पैसा बोरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोरो। और बोरोवल को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना है? पे करना है। बोरोवल को क्या करना है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। और आपको इनसे क्या निकालना है? कैश इनफ्लो निकालना है। क्या निकालना है? कैश इनफ्लो। ये डेटा आपको दे रखा है। इसमें दे रखा है कि आपको प्रॉफिट बिफोर डेप इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सर इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट लेस करोगे नहीं करोगे? प्रॉफिट बिफोर डेप इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया। अब इंटरेस्ट को भी लेस करोगे नहीं करोगे? अच्छा, आप एक बार या इंटरेस्ट को लेस करते हो, अच्छी बात है, कर लेना। उसके बाद में आपको देना इस क्वेश्चन में आपको जो ये पीवी फैक्टर निकालोगे, किस पे निकालोगे? 15% दे रखा है पी फैक्टर। अब पी फैक्टर के टाइम कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या डेट के इंटरेस्ट के पोर्शन को कंसीडर किया होगा नहीं किया होगा? किया होगा ना। तो इसका मतलब फिर इंटरेस्ट का इफेक्ट तो 2 बार आ जाएगा। 2 बार थोड़ा लेना है हमें। तो इंटरेस्ट लेस होगा या नहीं होगा? तो ध्यान रखना, स्कैनर आप देखेंगे सेम क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न में जब आते थे, पहले के जमाने में जब सेम क्वेश्चन पूछते थे तो वहां पर वो इंटरेस्ट लेस किया करते थे। और सेम क्वेश्चन अगर आज के जमाने में आता है ना, तो ICAI क्या बोलती है कि इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हो रखा है, दोबारा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये आपको बना रहे हैं बेवकूफ। पहले भी ICAI सेम क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेस करती थी, अब ICAI कहता है नहीं लेस नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा बोर्ड ऑफ स्टडीज का पंगा है। पहले इनका या तो दिमाग नहीं चलता था इतना कि इंटरेस्ट 2 बार लेस हो गया, लेकिन अब चलने लग गया। अब ये कहते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट को तो केवल एक ही बार लेस किया जाएगा, और जिसको एडजस्ट किस में किया जाएगा? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अलग से लेस नहीं किया जाएगा। आगे क्या कहता है? लेकिन फिर भी आप है ना, अगर टेंशन मत लेना, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक बार नोट में डाल देना कि हमने इंटरेस्ट को भी एडजस्ट किया है। क्या छोड़ रहे हो तो क्या करना, नोट में डाल देना कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इग्नोर। आओ बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे बोरोवल्स लिए हैं 200 लाख के, इस पे 12% का इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट थिंग तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसके इंटरेस्ट को हमें कैश
इनफ्लो निकालते टाइम कंसिडर करना है नहीं करना है। अगर मैं वहां कर लूंगा तो फिर पी फैक्टर में हमने दोबारा उसको कंसिडर कर लिया तो डबल इफेक्ट आ जाएगा, तो इसलिए हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर। और कंसिडर करना है तो आप नोट में डाल देना कि हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो मुझे कितने ईयर दे रखे हैं, 10 ईयर्स। सर अब थोड़ा ना एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता होगा भैया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 10-10 साल के क्वेश्चन। और उसमें भी चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आपको डैप है ना एसएलएम पे दे रखा होगा, 30 लाख एसएलएम दे दिया। आजकल तो ये डैप भी डाल देते हैं, कौन सा, डब्ल्यूडीबी। तो डैप भी हर साल बदल जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और 10। मैं कंप्लीट 10 ईयर्स का हिसाब किताब नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो केवल किसका सिखा रहा हूँ, बोलो, 1-2 साल का। स्टार्टिंग कहाँ से दे रखी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप एंड टैक्स। अब आपको ये डिसाइड करना है सबसे फर्स्ट थिंग नोट में डाल के कि इंटरेस्ट को कंसीडर करोगे नहीं करोगे। तो नहीं करना, बेस्ट तो यही है, मत करना। तो कितना दे रखा है, प्रॉफिट -10, 50, 80, 100, आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सेकंड थिंग क्या आएगा, सेकंड थिंग क्या आएगा, बोलो बच्चों। इसमें से मुझे पहले क्या लेस करना है, इंटरेस्ट मैंने कंसिडर किया ही नहीं। डेप बताओ कितना आ जाएगा, 30। ये हर साल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हर साल क्या रहेगा, बोलो बेटा, कांस्टेंट रहेगा। 30, 30, 30, 30 चलता रहेगा। ये लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स काट देना, कितना है टैक्स, 28% का टैक्स लेके चलोगे ना। इफेक्टिव टैक्स रेट कितना हुआ, 28% हुआ। उसके बाद में क्या आ जाएगा तुम्हारा, टैक्स लेस करने के बाद में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसमें मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, मेरा डेप ऐड बैक करना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा कैश इनफ्लो। समझ गए, इतने कॉलम तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया देखना, -10 तो पहले था, 30 का डेप और लग गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, -40। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 50 - 30, 20, यहाँ 50 और यहाँ 70। अब बताओ फर्स्ट ईयर में -40 है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्वेश्चन पढ़ना दोबारा से पूरा। कंपनी इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑफ 300 लाख, ये बैकवर्ड एरिया में लगाएंगे, सब्सिडी 15 लाख है। इसमें टैक्स के बारे में कुछ दे रखा है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स टू द एक्सटेंट। क्या टैक्सेबल प्रॉफिट टू द एक्सटेंट, क्या लिखा है, कहीं तो लिखा ही नहीं। बताओ, फर्स्ट ईयर में लॉस है, आपने टैक्स में क्या पढ़ा है, इसको सेट ऑफ किया जाएगा या कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो भाई कैरी फॉरवर्ड। अगर आपके 2 बिजनेस हो तो, अगर मैं 2 बिजनेस कर रहा हूँ, कितने बिजनेस हैं, 2 बिजनेस हैं। फर्स्ट है कौन सा वाला, लॉस मेकिंग, और सेकंड कौन सा है मेरा, प्रॉफिट मेकिंग। तो मैं यहाँ के लॉस को यहाँ एडजस्ट करूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना। और अगर मेरा सिंगल बिजनेस है तो कैरी फॉरवर्ड। फर्स्ट ईयर में लॉस है तो वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ होगा। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर सेट ऑफ करूं या कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करूं। तो मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करना और सेट ऑफ करना। सर पता कैसे लगेगा एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में कुछ नहीं दे रखा हो तो आप दिमाग का इस्तेमाल कर लेना, भैया मुझे नहीं पता क्या करना है। सर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। देखो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लेके नीचे नोट में डाल देना कि आपने कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया है या सेट ऑफ किया है। अच्छा मान लो यहाँ ये लिखा हो कि ए कंपनी इज ए एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, नाउ स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, बताओ क्या मानोगे। तो फिर तो सेट ऑफ। तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सी बात, सेट ऑफ ही करूंगा। अब यहाँ बोलता है कि कंपनी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब इसके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट, यहाँ लिखा होता कि कंपनी एग्जिस्टिंग है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब तो 2 बिजनेस हो गए, 2 बिजनेस हो गए, तो हम क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। इसमें मैं आपको पहले क्या सिखा रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो मुझे बताओ टैक्स कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बेटा, मेरा टैक्स कितना हो जाएगा, कुछ लगेगा ही नहीं क्योंकि ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं डेप एड बैक करने के बाद। तो मेरा टैक्स 0 हो गया, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो टैक्स लेस करने के बाद निकालते हैं ना।
तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? ये 0 होगा या -40 होगा? समझे नहीं समझे? इसको 0 लूं या मैं -40 लूं? -40 हो गया। अगर -40 लेता हूं, वापस 40 एक बात, तो सेट ऑफ का कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? ये वाला लॉस हमने आके कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो इस साल की आईटीआर में मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि मैं तो क्या बोलूंगा, ये लॉस मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो माइनस में थोड़ा ना आएगा मेरा प्रॉफिट, क्योंकि लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो गया। आपने इनकम टैक्स पढ़ा है ना, जब माइनस में होता है तो बाहर की तरफ नेट अमाउंट में कितना आता है? 0 ही आता है ना, क्योंकि हम तो क्या बोलते हैं, जो लॉस था वो हमने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो हमारा जो इस साल का प्रॉफिट कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें डेप वापस जोड़ दो 30 का, तो कैश इनफ्लो कितना आ गया? 30 आ गया। लॉजिकली यही होता है। इसका अल्टरनेटिव ये है कि आईसीआई कई बार कई क्वेश्चन में क्या करता है, ये -40 ले लेते हैं, वापस 30 जोड़ के यहाँ क्या कर देते हैं? -10 कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर बताओ क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 20 करोड़। माइनस नेक्स्ट ईयर का 20 था, 20 में से 40 लेस होगा, तो कैरी फॉरवर्ड फिर माइनस, मतलब नेक्स्ट, मतलब बाकी फिर और लेस हो जाएगा। तो इस साल का मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मेरा 20 है। मैं टैक्स कैसे निकालूं, क्योंकि इसमें से 20 तो मेरा सेट ऑफ हो जाएगा। 20 सेट ऑफ करोगे ना, क्योंकि इस साल तो प्रॉफिट आपका 20 है, 20 सेट ऑफ होगा, तो बाकी बचा हुआ फिर और तो ये 0 हो जाएगा टैक्स। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? वो भी 0, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, -20 आ रहा है। क्योंकि इस 20 में से आपने 20 सेट ऑफ कर दिया, तो ये 0 हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि समझ गए ना, मैंने इसको क्या कर दिया, ये वहां से एडजस्ट हो गया। भाई इधर 20 था आपका, समझे नहीं समझे बेटा बात? इस साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 20 है, जो इसमें से क्या हो जाएगा? सेट ऑफ। तो ये टैक्स भी 0 हो गया, मेरा प्रॉफिट ऑफ टैक्स भी 0 हो गया, और मेरा कैश इनफ्लो कितना हो गया? 30 हो गया, क्योंकि डेप वापस क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, हाँ या ना? अच्छा, इस साल बताओ मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 20। 50 करोड़ नहीं हो गया, रहे तो अपने गए थोड़ी 20 करोड़। एक बात बताओ, 20 थे, इस साल का प्रॉफिट 20 था, वो पिछले साल के लॉस से क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया, तो मेरा इस साल का नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। लॉस तो वही नहीं है ना इस साल। नहीं तो फिर भी अब एक बात समझो मेरी बात, अभी मैं आपको एक सारी चीज बताऊंगा, आप देखना कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। अच्छा, इस साल का प्रॉफिट कितना था? 40, माइनस में टैक्स है नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो मैं प्रॉफिट और टैक्स कितना आ गया? 0। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें से 20 यहाँ डाल दिया ना, तो इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया मेरा सेकंड ईयर का? 0 हो गया, टैक्स भी 0 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट ऑफ टैक्स भी क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि वो मैंने सेट ऑफ कर दिया। तो मेरा कैश इनफ्लो कितना आ गया? वापस 30। थर्ड ईयर बताओ कितना था? 50, 50 में से कितना सेट ऑफ होगा? 20 गया, पीछे कितने बच गए? 30, 30 पे टैक्स बताओ कितना होगा? टैक्स 28%, 30 पे 28% टैक्स निकालो, 8.4। 8.4। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? लॉजिकल है ना, 50 में से पहले जा चुके हैं, 20 में सेट ऑफ कर चुका हूं, इसमें से 20 या 30, 50 में से 20 वो सेट ऑफ हो गए हैं, उसके बाद 20 सेट ऑफ हो गए, उसमें से 8.4 का क्या गया? टैक्स गया। अब मेरा प्रॉफिट ऑफ टैक्स कितना है? 21.6, कितना? 21.6, 0.6। इसमें डैप वापस जोड़ दो, 51.6, 51.6। तो इन 3 साल का मेरा प्रॉफिट कैश इनफ्लो कितना हुआ? 30, 30 और 51.6। अब मैं तुम्हारे हिसाब से और करता हूँ। अच्छा, आगे 4, 5, 6 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई ये प्रॉब्लम केवल कब तक चलेगी? जब लॉस जब तक लॉस का पंगा है, लॉस का पंगा है तब तक ये प्रॉब्लम है, उसके बाद में तो ये इशू है ही नहीं ना। अब देखो, मैं इसको किसी और तरीके से भी करने की कोशिश करता हूँ, जैसा तुम कहना चाहते हो मैं वैसा कर देता हूँ। देखो कैसे करता हूँ इसी का अल्टरनेटिव। फर्स्ट मैं 3 इयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी तो हो जाएगा ना बेटा। दिक्कत कहाँ आएगी? फर्स्ट ये सेट ऑफ में दिक्कत आएगी। अच्छा देखो, फर्स्ट ईयर में मैंने कितना लिया? -10, 30, -40, टैक्स कितना मेरा? 0। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ले लिया -40, लेट एग्जांपल। इसमें 30 वापस जोड़ दो, -10, -10। तो मतलब मेरा कैश इनफ्लो नहीं हो गया, उल्टा क्या हो गया? फर्स्ट ईयर में पैसा जेब से गया, चलो -10। सेकंड ईयर में बताओ कितना हो जाएगा? 50, 30, ये कितना हो गया? 20। मेरा टैक्स कितना हो जाएगा? 0। बाहर कितना लिखूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? अब बोलो, अब मैं 20 लिखूंगा।
और 20 में 30 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 50। 50, थर्ड ईयर में बताओ 80, 30, 50। 50, टैक्स बताओ कितना हो जाएगा, वही निकाला है। टैक्स तो वही रहेगा कितना 8.4 ही रहेगा। अच्छा 50 में 8.4 लेस करो कितना आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41.6 41.6, 41.6, उसमें वापस 80 जोड़ दो तो 71.6 70.6। 71.6, इन तीनों सालों को ऐड करना, 3 इयर्स को ऐड करना कितना आता है 10, -10, 50 और 71.6, तीनों को ऐड करना कितना आता है 50 और 61 हो गए ना 131.6 ही आ रहा है। इन तीनों को ऐड करना 80, 30 और 51.6 111 बोलो 111.6, 30 है ना, हाँ 30 और 51.6, 111.6, इसको भी देख लो एक बार कितना आ रहा है। ये अरे ये भी तो 111 ही आ रहा है, सॉरी मैं तो 50 टोटल गलत होना हो जाएगी 111.6 6, और इधर भी कितना आ रहा है 111. 6, रहेगा दोनों में यही तीनों साल का कैश इनफ्लो का टोटल। बस मुद्दा ये है कि अगर इस तरीके से करेंगे तो फर्स्ट ईयर वाला जो कैश इनफ्लो था ना पीवी फैक्टर का इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपने यहां पर क्या कर दिया जीरो कर दिया, उसको आपने नेक्स्ट ईयर भाई समझो, इस वाले में मैंने तो इसको यहीं ले लिया, इसमें मैंने क्या किया इनको रूट कर दिया नेक्स्ट ईयर की तरफ, आगे चल, तो इनका पीवी फैक्टर पे इंपैक्ट आ जाएगा। सर हमें कौन सा करना है, दोनों ही सही है, हमें कौन सा करना है दोनों ही सही है, लेकिन मुझे मेरे बेस पे जो मुझे जो सही लगता है ना वो फर्स्ट सही लगता है, सही है। समझ गए बात। ये तो है तुम्हारा कौन सा वाला सिस्टम जिसमें आप क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ओनली सिंगल बिजनेस है, क्या है सिंगल, सिंगल बिजनेस है। अगर इस बंदे के पास में अगर मल्टीपल बिजनेस हो तो, इस बंदे के पास में क्या हो मल्टीपल बिजनेस हो तो मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं सेट ऑफ की बात ही नहीं करूंगा, सॉरी कैरी फॉरवर्ड की बात ही नहीं करूंगा, मैं तो क्या करूंगा हाथों हाथ सेट ऑफ करूंगा। अब सेट ऑफ करोगे तो क्या सेट ऑफ करोगे बताओ, ये इसी साल और बताओ दूसरा साल का फिर इंडिपेंडेंटली हो जाएगा उससे। बताओ करें, लिख देता हूं मैं पूरा कंप्लीट एक बार। फर्स्ट ईयर में कितना था -10, 30, -40, 40, समझ गए। बताओ यहाँ कितना आएगा टैक्स, टैक्स कितना आएगा, टैक्स जीरो नहीं आएगा बेटा। सेट ऑफ का मतलब क्या है, ये लॉस उस कंपनी के प्रॉफिट से राइट ऑफ होगा, तो हमें टैक्स सील्ड टैक्स की सेविंग होगी, निकलना टैक्स सेविंग कितनी हो जाएगी, टैक्स रेट कितना, हाँ वो कितना 28% निकला, 11.2, 11.2 की टैक्स की सेविंग होगी, तो मतलब टैक्स प्लस में माइनस में बताओ मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल के आएगा फिर, माइनस, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब समझते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है माइनस का 40, टैक्स कितना है माइनस का 11.2, क्योंकि ये मेरा टैक्स सेविंग है ना मेरे लिए, तो इधर मेरे को -40 का लॉस हो रहा है, उधर मेरे को 11.2 का क्या हो रहा है टैक्स सेविंग हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल के आया, बोल बेटा कितना 40 माइनस कर देना 11.2, हाँ तो 29.8, 28.8, 28.8, 28.8 और इसमें क्या ऐड कर दे बेटा, वापस डेप ऐड कर दे, तो ये आ जाएगा कैश इनफ्लो। तो डेप 30 है ना, 58, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में है, ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस में था तो माइनस में ही रहेगा ना, माइनस का 28.8 उसमें 30 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1.2 का कैश इनफ्लो। लेकिन ये कब करोगे आप, जब आपने क्या करना है, existing set, आप एग्जिस्टिंग कंपनी हो, आपके पास में ऑलरेडी एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, ये लॉस आपके प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के साथ क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये लॉस आपके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के साथ क्या हो जाएगा सेट ऑफ हो जाएगा, तो वहां पर ये टैक्स बच जाएगा। तो टैक्स माइनस में आने का मतलब क्या है, ये टैक्स बेनिफिट है जो आपको टैक्स शील्ड है, जो यहाँ का लॉस किसी और बिजनेस से क्या होगा एडजस्ट होगा, बात समझ में आ गई। तो ये तुम्हारा टैक्स का इंपैक्ट बताया। अब करना क्या, कैश इनफ्लो आने के बाद में आपको क्या करना है, पीवी से मल्टीप्लाई करके कैश इनफ्लो निकालना है। और आउटफ्लो कितना है इस क्वेश्चन में, 300 लाख लगे थे, जिसमें से 15 लाख तो गवर्नमेंट ने वापस दे दिया आपको,
तो आपका 285 लाख का क्या है, कैश आउटफ्लो है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो का सम निकाल लेना, सम निकाल के कैश आउटफ्लो माइनस कर देना, आपका एनपीवी निकल के आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। इस पैटर्न में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 37 है, ये आप करना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 37 के बाद में तुम्हारे अब केवल और केवल बाकी रहा है रिप्लेसमेंट डिसीजन। क्या बाकी रहा है, रिप्लेसमेंट डिसीजन। बाकी ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन हो गए। तो हालांकि रिवीजन क्लास है, फिर भी मैंने काफी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अब लास्ट क्लास रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, रिप्लेसमेंट डिसीजन। और रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या होता है कि मेरे पास में पहले से एक है, मुझे वो हटानी है और क्या लानी है, नहीं लानी है। मशीन की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास पहले से एक है मशीनरी जिसको हटाना है और उस जगह पर नई मशीनरी लेके आनी है। दैट कंसेप्ट इज नोन एज रिप्लेसमेंट डिसीजन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग कंप्लीट है, जिसमें हमने ऑल कंसेप्ट और क्वेश्चंस क्या कर लिए हैं, 2 क्लासेस में कवर कर लिए। टोटल हमने ऑलमोस्ट 2.5 भी नहीं हुआ है, उसमें हमारा कैपिटल बजटिंग पूरा हो गया। और नेक्स्ट 1 आवर की क्लास में आपका रिप्लेसमेंट डिसीजन भी कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि केवल तुम कंसेप्ट क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, लेकिन करने का एक तरीका होता है कि आप एक नॉर्मल तरीके से ना करके एक फास्ट ट्रैक तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरी एफएम का रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन का एक पैटर्न ड्रॉ कर लेना। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको करना है कौन सा, लेवरेजेस, फिर करना है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर करना है कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर करना है वर्किंग कैपिटल। ये 4 चैप्टर पहले कर लेना। कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड डिसीजन, इन दोनों का काफी आपस में एक रिश्ता नाता सा है। इसका रिश्ता नाता यहाँ पर भी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ भी है। और एक रेशो तो आपका कंप्लीटली क्या हो गया, ऑल टुगेदर एक इंडिपेंडेंट चैप्टर हो गया, जिसका तो कोई ऐसा रोल नहीं है। हालांकि रेशो के बहुत सारा इंपैक्ट आपके लेवरेजेस पे आता है, लेकिन इतना ज्यादा की नहीं है कि आप रेशो अलग से, पहले रेशो भले आप आराम से कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा होता है आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजन के बारे में।